देता है दिल ये दिल को वास्ता, देखो ना दिल को दुखाना। जब मैं मैट्रिक में था कि बहुत सारे गाने और गज़लें ऐसी थीं कि मैंने फिर ज़ाहिर है मैं जब मुझे शौक़ था तो मैं बड़े असातिज़ा के गाने और गज़लें सुनता था। मिसाल के तौर पे मेहदी हसन ख़ान साहब की और ग़ुलाम अली साहब की। जाने महफ़िल तेरी हर बात, हर अंदाज़ नया। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं स्टार स्ट्रक। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महविश खान और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त एक बहुत ही कमाल के सिंगर जिनके बहुत ही हिट सॉन्ग्स हैं मैं कहूंगी। और इनके गानों की एक तो ये कि इनफरादियत ये हुआ करती थी कि वो जितने गाने हैं उनके मुकाबले में बिल्कुल अलग साउंड करते थे। और हमेशा हमने जो हमारे खासतौर पे जो बचपन के प्लेज हुआ करते थे एनटीएम के, पीटीवी के, तो उसमें बहुत जो ओएसटी का जमाना तो नहीं था लेकिन उस वक्त भी हमें ओएसटी के तौर पे सुनाई देते थे। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं फैसल लतीफ़ साहब, उनको हम अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका महविश? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। सर मैं ये जानना चाहूंगी कि कैसे क्या आपके फैमिली में कोई बैकग्राउंड था आपका, कैसे गाने का सिलसिला शुरू हुआ, कैसे आप इस फील्ड में आए? नहीं, बस गाने का सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि मेरे जो स्कूल में जो प्रोग्राम्स होते थे बच्चों के, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, नेशनल सॉन्ग कंपटीशन हो रहा है तो उसमें मैं हिस्सा लेता था। तो मुझे फिर मेरी टीचर्स कहती थी कि भाई बड़ी अच्छी आवाज़ है। फिर मुझे जो असेंबली होती थी हमारे स्कूल में तो मैं अक्सर उसमें कोई ना कोई कौमी नगमा या कभी कोई नात और कभी कभी मुझसे तिलावत भी करवाई जाती थी। तो वो इस वजह से मुझे ये एहसास हुआ कि शायद मेरी आवाज़ अच्छी है तो मुझे ये लोग कहते हैं, इस तरह बुलाते हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये भी पता चला कि जब मैं कहीं किसी हमारे फैमिली में कोई गैदरिंग होती थी तो मेरी खालाएँ या वो जो हैं वो मुझे कहती थी, फैसल वो तुम ये ज़रा मुझे गाना सुनाओ, चलो फैसल की आवाज़ अच्छी है, इससे गाना सुनते हैं। अच्छा। तो मुझे अक्सर मैं उस ज़माने में तो रेडियो ही होता था। अच्छा। ज़्यादा रेडियो सुनने का रिवाज था तो अक्सर जो रेडियो पे गाने मैं सुनता था मुझे याद हो जाते थे, जो जिंगल्स सुनता था वो याद हो जाते थे। तो मैं बेख्याली में गाता रहता था तो मेरी वालदा नोट करती थी कि ये गा रहा है। तो इस तरह से मुझे शौक़ था तो वो सामने आ गया। लेकिन हमारी फैमिली में किसी ने आज तक इस तरफ म्यूज़िक में कोई नहीं है। अच्छा, म्यूजिक में कोई नहीं है। तो सर फिर वो जब म्यूजिक में कोई ना हो और उस वक्त जो दौर था वो पीटीवी, एनटीएम बड़े लिमिटेड से चांस हुआ करते थे, तो कैसे रसाई मिली, कैसे आपने किसने आपको पहुंचाया म्यूजिक तक, कैसे मुमकिन हो सका ये? वो मुझे ये एहसास हुआ जब मैं मैट्रिक में था कि बहुत सारे गाने और गज़लें ऐसी थीं कि मैंने फिर ज़ाहिर है मैं जब मुझे शौक़ था तो मैं बड़े असातिज़ा के गाने और गज़लें सुनता था। मिसाल के तौर पे मेहदी हसन ख़ान साहब की और ग़ुलाम अली साहब की। तो मुझे थोड़ा सा ये एहसास होता था कि मुझे कुछ गज़लें ऐसी हैं कि जो मैं उनमें मुझे अबूर हासिल नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रही उनकी कि वो उसको किस तरह से मैं उनको अदा करूं। तो मुझे ये फिर एहसास हुआ कि मुझे सीखना चाहिए, मुझे किसी टीचर की ज़रूरत है। तो उस ज़माने में एक टेलीविज़न पे एक प्रोग्राम चला था मौसीकार के उन्वान से, उसमें हर हफ्ते एक मौसीकार का इंटरव्यू होता था। तो निसार बज़मी साहब का इंटरव्यू जब नशर हुआ और उसमें मैंने ये देखा और उन्होंने बताया कि अब वो लाहौर से कराची शिफ्ट हो गए हैं और वो अपने ड्राइंग रूम में बच्चों को म्यूज़िक सिखाते हैं। तो एकदम से मुझे स्ट्राइक हुआ कि यार मुझे इनसे मिलना है और मुझे इनके पास जाना है और मुझे इनसे सीखना है। तो उससे पहले मुझे टीवी पे वो संग संग चलें सोहेल राना का प्रोग्राम आया करता था तो मुझे ये था कि यार मुझे इसमें जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता था कि मैं अब थोड़ा बड़ा हो गया हूँ इस प्रोग्राम के लिए। तो मैंने फिर बज़मी साहब को तलाश किया और मेरे एक दोस्त हैं खुर्रम अली शफीक, हम दोनों उनके बड़े फ़ैन हैं। तो वो हमने उनको तलाश किया, पता चला वो नाज़िमाबाद में रहते हैं। फिर हम उनके घर गए। अच्छा। और फिर उनसे मैंने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया कि मुझे गाना सीखना है। तो बस अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने मुझे अपना स्टूडेंट बना लिया
और फिर उनसे सीखना शुरू किया मैंने। इस तरह सीखा हुआ। और फिर उन्हीं के साथ सीखते सीखते कुछ अरसा हो गया था, 2-3 साल हुए, तो टेलीविज़न पे एक प्रोग्राम शुरू हुआ। सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, धनक। तो उसका फॉर्मेट ये था कि उसमें एक सीनियर कोई सिंगर होता था और उसमें एक नए 1-2 लोगों को, आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता था। तो जो पहला प्रोग्राम था वो निसार बज़मी साहब का ही था और उसमें टीना सानी होस्ट थी। और मुझे, क्योंकि मैं उनका शागिर्द था, और हमारी एक और निसार बज़मी साहब की स्टूडेंट थी, सदफ मुनीर, तो हम दोनों को उस प्रोग्राम में बज़मी साहब ने इंट्रोड्यूस किया। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता टेलीविज़न पे और प्रोग्राम्स किए और फिर ये सिलसिला चल पड़ा। बिल्कुल। और आपके फिर गाने इतने पॉपुलर हुए कि मतलब वो उस वक्त में तो एक म्यूजिक वीडियोस का वो वाला टाइम था, पॉप म्यूजिक था। आपके गाने उस वक्त बिल्कुल मुनफरिद हुआ करते थे। मुझे याद है, मतलब जैसे आपका जो पॉप म्यूजिक अली हैदर और जुनैद जमशेद ये लोग गाने कर रहे थे, दूसरी तरफ आपका म्यूजिक का एक बिल्कुल डिफरेंट जॉनरा था, वो बहुत पॉपुलर हो रहा था, बहुत ज्यादा, कि इतना ज्यादा पॉपुलर था कि वो हमें अक्सर ड्रामों में सुनाई देता था। जी 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 जी। तो वो बस ऐसा ही है कि मुझे फिर बज़मी साहब से मैं जब सीखना शुरू किया तो मुझे तो सिर्फ ये था कि मुझे गाना सीखना है। लेकिन जब मैंने बज़मी साहब को देखा काम करते हुए, उनको ऑब्ज़र्व किया कि वो किस तरह म्यूज़िक कंपोज़ करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं, रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, तो फिर मुझे ये ख्याल हुआ कि यार ये मुझे करना है, मुझे म्यूज़िक देना है, मुझे कंपोज़र बनना है। तो फिर मैंने बज़मी साहब के साथ ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स में जाना शुरू किया। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा कि वो किस तरह स्टूडियो में काम करते हैं। तो फिर मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता कुछ कंपोज़ करना शुरू कर दी, कुछ गीत बनाए, कुछ गज़लें कंपोज़ की, तो बज़मी साहब को सुनाता था। तो फिर इस तरह से सबसे पहले जो मैंने एक वो स्टार्ट किया था, एक कंपोज़ की थी एक धुन, जाने महफिल तेरी हर बात हर अंदाज ने, वो फिर एक कमर्शियल में यूज़ हुआ। और उसके बाद फिर बेकरारी क्यों हो रही है, वो मैंने कंपोज किया। और भी बहुत सारे गाने। उस जमाने में फिर म्यूजिक चैनल चार्ट्स शुरू हो गया था, तो म्यूजिक चैनल चार्ट्स में फिर बेकरारी मेरा काफी पॉपुलर हो गया। सर, ये जाने महफिल जिसकी आप बात करें, जो जिंगल में जिंगल के तौर पे यूज हुआ, तो अगर वो थोड़ा सा हम सुन लें। जाने महफिल तेरी हर बात हर अंदाज नया, जाने महफिल तेरी हर बात हर अंदाज नया। और हमारे यहाँ बड़ा वो जबरदस्त एक टाइम रहा है पूरा गजलों का, जो मेहदी हसन साहब थे, मुन्नी बेगम, बेशुमार ऐसी आवाजें हैं जो हमारे यहाँ गजलों में बड़ा उन्होंने अपने आप को मनवाया। लेकिन वो ये कि वो अप्स एंड डाउन्स, मतलब जिस तरह से मिजाज लोगों का बदलता है तो चीज एक दूसरी आ रही होती है। इन दिनों फिर मतलब देखा जाए तो एक तरह से वो जो म्यूजिक, जो क्लासिकल गजल, ये जो चीजें हैं, वो दोबारा से हमें उनका रिवाइवल देखने को मिल रहा है। तो अभी इस वक्त आपका कुछ इरादा है कुछ म्यूजिक में दोबारा करने का? म्यूजिक आप कर रहे हैं, क्या सिलसिला है? और म्यूजिक छोड़ क्यों दिया आपने? म्यूजिक देखिए मैंने छोड़ा नहीं, लेकिन छूट गया वो इस तरह से कि इंसान अब इस फेज में हूँ मैं कि आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट हो जाता है। मैंने 90s में काफ़ी काम किया और फिर और अब नए लोग आ गए हैं, नए ज़माने के बच्चे और यंग लोग आ गए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लोग उनको सुन रहे हैं। ज़ाहिर है मेरी ऑडियंस भी मेरे साथ, अब जो उस वक्त के यंग लोग थे वो अब मेरी एज को हो गए हैं, वो तो अब मुझे सुनते हैं या मेरे फैंस हैं। लेकिन यंगर जनरेशन जो है वो उनकी अपनी आजकल के हिसाब से जो उनकी पसंद है वो उसको लाइक करते हैं ज़्यादा। लेकिन सर मतलब अगर हम देखें जैसे इंडिया का अगर हम बात करें, खासतौर पे कुमार सानू, मेरा ख्याल है आपसे पहले से गा रहे हैं वो, और ये इस तरह के बहुत बेशुमार नाम है, लेकिन वो लोग चलते रहते हैं, वो लोग म्यूजिक अपना कंटिन्यू रखते हैं। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा ये है कि हम लोग खुद भी मतलब ये समझ लेते हैं कि नहीं अब हमें कोई सुनना नहीं चाहता, जबकि आपको अभी भी लोग सुनना चाहते हैं। नहीं, दरअसल बात यह है कि ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये लोग समझ लेते हैं और मैं भी शायद यही समझ रहा हूँ, लेकिन बात है अपॉर्चुनिटीज की भी। हम लोग यहाँ पर हमारा फिल्म का कोई वो स्कोर नहीं होता है, जैसे इंडिया में ज़्यादातर आपका कुमार सानू की आपने बात की, बहुत बड़े सिंगर हैं, लेकिन वो ज़्यादातर वहाँ पर म्यूज़िक जो है ना सारा फिल्म बेस्ड म्यूज़िक है इंडिया में।
और हमारे यहाँ इंडिविजुअल आर्टिस्ट जो है अपने गाने प्रोड्यूस करते हैं। अब वो फिल्म के हवाले से लोग नहीं जानते, एल्बम के हवाले से जानते हैं। और अपने यहाँ के जो आर्टिस्ट इंडिया में गए गाने के लिए, वो भी फिल्म में ही गा के मशहूर हुए। तो वहाँ का फिल्म स्कोर है वो ज़्यादा उसको लोग अहमियत देते हैं। तो उस हवाले से यहाँ पर काम की अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं। अब जैसे हमारे इतने सारे टीवी चैनल्स हैं, अब कुछ 100-150 टीवी चैनल्स हैं। पहले सिर्फ पीटीवी होता था, और पीटीवी पे म्यूज़िक के हर हफ्ते एक प्रोग्राम होता था जिसमें नए सिंगर्स को और जो पुराने सिंगर्स को भी लोग याद करते थे, उनको बुलाते थे, गाने गवाते थे। ये मोहम्मद अली शेखी बहुत बड़े हमारे म्यूज़िक के पॉप सिंगर के, आलमगीर साहब हैं, हुमैरा चन्ना हैं, तहसीन जावेद हैं। इनका सारा स्कोर टीवी का है। इनका टीवी प्रोग्राम से ही सारा वो पॉपुलैरिटी हुई। इसी तरह एक प्रोग्राम लाहौर से होता था, एक कराची से होता था। तो वो एक कल्चर था जो पीटीवी के जितने भी गाने आज हम सुनते हैं पुराने, वो सब टीवी के प्रोड्यूस किए हुए हैं। तो उसके बाद चैनल्स, अब प्राइवेट जब दौर आया, नए चैनल्स आ गए, लेकिन एक भी म्यूज़िक का प्रोग्राम किसी चैनल पे नहीं हो रहा। सिर्फ ड्रामे ड्रामे ड्रामे, कोई म्यूज़िक का प्रोग्राम नहीं हो रहा। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए। तो अब देखें ना, हम कहाँ गए, हम किधर जाएं। अब पीटीवी में भी बंद हो गए प्रोग्राम। यानी कि हम साल में एक आधा प्रोग्राम टीवी पे कर लेते थे, पीटीवी पे, लेकिन अब पीटीवी पर भी ऐसा कोई सिलसिला नहीं हो रहा। तो अब हमारे जैसे आर्टिस्ट जो हैं, हमें प्रोग्राम ही नहीं मिलेंगे तो हम लोगों को नज़र नहीं आएंगे। जब नज़र नहीं आएंगे तो फिर जाहिर है कि वो फेड आउट हो जाता है ना इंसान फिर। ये चक्कर है। तो आपको क्या लगता है सर कि म्यूजिक जो है वो क्यों इतना इग्नोर क्यों किया जा रहा है? जब 100-150 चैनल्स हैं तो उनकी प्रायोरिटी में कहीं पर भी किसी भी चैनल के म्यूजिक क्यों नहीं है? एक्चुअली हमारे यहाँ कमर्शियली इतना उसको वो समझते हैं कि जैसे पॉपुलर म्यूज़िक को तो खैर कॉन्सर्ट्स वगैरह को तो वो कवर करते हैं, लेकिन जैसे गज़ल गीत या लाइट क्लासिकल या क्लासिकल म्यूज़िक जो है हमारा, उसको प्रमोट इसलिए नहीं करते कि उसकी ऑडियंस बहुत कम है। बहुत कम ऑडियंस होने की वजह से वो उनको रेटिंग नहीं मिलती, कमर्शियल्स नहीं मिलते। तो वो इस चीज़ में, वो एक बिज़नेस है ना, मीडिया का भी एक बिज़नेस है, वो इस बिज़नेस में आते ही नहीं है। ये चक्कर है, इसलिए म्यूज़िक को टाइम नहीं देते। सही। चलिए सर, आप मुझे एक बेकरारी सुना दें हम सब लोगों को। बेकरारी हम सुनना चाहेंगे, फिर हम मजीद कंटिन्यू करते हैं इसको। बेकरारी क्यों हो रही है, कहना चाहूं मैं, सुन ले कोई जरा। बेकरारी क्यों हो रही है, देता है दिल ये दिल को वास्ता, देखो ना दिल को दुखाना, सांसों से धड़कनों में जो बसे, तुमको ही तो अपना माना। देखो जरा दिल कह रहा, नजरें ना मुझसे चुरा, बोले धड़कन जो दिल की है वो पुकार। बेकरारी क्यों हो रही है। अच्छा, जब ये अभी बेकरारी आपने जो सुनाया है, जब ये ट्रैक रिलीज हुआ, ये इस गाने ने एक बहुत लंबा अरसा देखा है कामयाबी का, और मतलब ये एक सदाबहार गाना है। अभी भी आपने गाया तो अभी भी मतलब ऐसा लगता है कि ये अभी के लिए है। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी जब आप इस गाने को बना रहे थे? आपको अंदाजा था कि ये गाना इतना पॉपुलर होगा? और इसके पहला, क्योंकि मैंने जो ज्यादातर इसको देखा तो वो मैंने ड्रामों में देखा, ये पहला इसका किस तरह से आपने बनाया था, कब रिलीज हुआ था?
ये गाना मैंने बनाया था 93 में। 93 में। हाँ, 93 में बनाया था, मेरा ख्याल अब 30 साल हो गए। 30 साल। तो उस वक्त ये ज़ाहिर है उस वक्त मैंने किसी को ये सुनाया नहीं था, तो लेकिन मेरे जो दोस्त थे और जब ये मैंने अपना गाना घर वालों को सुनाया था तो सब घर वालों ने, अम्मी ने मेरी ख़ास तौर पे ये कहा था कि गाना तुम्हारा बहुत अच्छा है। तो दोस्त भी कहते थे यार ये गाना आपका बहुत अच्छा बनाया आपने लेकिन ज़ाहिर अब मुझे इसके लिए कोई चैनल नहीं मिल रहा था कि कहाँ इसको मैं रिलीज़ करूं। तो उस ज़माने में म्यूज़िक चैनल चार्ट्स शुरू हुआ था और गज़नफ़र अली साहब ने प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू की थी, कंबाइन प्रोडक्शन के नाम से वो लॉन्च करते थे अपना प्रोग्राम्स। तो उसमें उन्होंने हमारी एक और दोस्त है नाज़ली नसर, जो बहुत अच्छी ड्रामा आर्टिस्ट है, तो उनको ऑफ़र हुई कि उनको म्यूज़िक चैनल चार्ट में कोई गाना गाना है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरे लिए कोई गाना बना सकते हैं? तो मैंने कहा हाँ मैं बना दूंगा। तो मैंने उनके लिए गाना बनाया आँखें। तो वो गाना उनका बहुत पॉपुलर हुआ। तो वो जब गाना हम सुनाने गए गज़नफ़र साहब को, तो गज़नफ़र साहब का मेरा इंट्रोडक्शन पहले उनके साथ हुआ इसी हवाले से। तो फिर मैंने उनको अपना भी ये बेकरारी भी सुनाया, तो इंस्टेंटली उनको बहुत पसंद आया मेरा गाना। तो फिर आँखें उन्होंने उसका वीडियो बनवाया और बेकरारी का भी वीडियो बनवाया, और उसका वीडियो जो है वो फिर म्यूज़िक चैनल चार्ट्स में चलता रहा कई हफ्तों तक। और वो मेरा वो वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, वो लोग देख सकते हैं। उसमें मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ और डिफेंस की ख़याबानों पे घूम फिर रहा हूँ। तो वो काफ़ी पॉपुलर हुआ और नंबर 1 पोजीशन पे रहा काफ़ी हफ्ते। बिल्कुल। तो फिर 98 में ही ये कुर्रतुल ऐन ड्रामा एक मोहब्बत सौ अफ़साने सीरीज़ इंडस टीवी जो गज़नफ़र अली साहब का था, उन्होंने ही इसको शुरू किया। और उसमें जो पहला प्ले था वो कुर्रतुल ऐन था, जिसके लिए उन्होंने मेरा ये गाना एज अ साउंड ट्रैक यूज़ किया। और वो गाना इस ड्रामे के हवाले से बहुत पॉपुलर हुआ क्योंकि वो ड्रामा इटसेल्फ बहुत अच्छा ड्रामा था और लोगों को बहुत पसंद आया, बड़ा टची ड्रामा था वो। और उस हवाले से लोगों ने बहुत पसंद किया और वो उस ड्रामे का म्यूज़िक भी मैंने ही दिया था। अच्छा। और उस पूरे सीरीज़ का एक मोहब्बत सौ अफ़साने के जितने भी प्लेस थे, तकरीबन 25-30 प्लेस थे, उन सब में म्यूज़िक मेरा था। और उसी में फिर एक ड्रामे में एक और मेरा गाना मैंने बनाया था उसी प्ले के लिए। उस प्ले का नाम था माया और मानसून। तो उसमें फिर ये गाना था मेरा जो माया है सब माया है, सब माया है, सब माया है। वो फिर मैंने उसमें गाया, वो भी बहुत पॉपुलर हुआ। वो भी बहुत पॉपुलर हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि वो भी इसी तरह, अगर बेकरारी की तरह ही देखा जाए तो वो भी बहुत अरसे चला है, बहुत अरसे उसकी हाँ बहुत ज्यादा उसको पसंद किया गया और वो भी बहुत सारी जगहों पे हमें नजर आया है। सही। फिर इसी तरह एक और ड्रामा था पीटीवी का, वो भी प्राइवेट प्रोडक्शन थी, फिर पीटीवी पे ही वो रिलीज हुआ, सब मोहब्बत का एक पहर। नदीम साहब थे, लैला जुबैरी थी और वो बहुत अच्छी मल्टी कास्ट ड्रामा था। तो उसका थीम सॉन्ग भी मैंने गाया। उसका म्यूज़िक वकार अली ने किया था और उन्होंने मुझसे वो थीम सॉन्ग गवाया उसका। वो भी बहुत पॉपुलर हुआ, काफ़ी लोग उसको सुनते रहे। सर अगर वो थोड़ा सा सुना दें आप, वो बिल्कुल मुझे याद आ गया, बिल्कुल याद आ गया। ये जो पलकों पे रिमझिम सितारों का मेला सा है, ये जो तेरे बिना कोई इतना अकेला सा है, जिंदगी तेरी यादों से महका हुआ शहर है, सब मोहब्बत का एक पहर है, सब मोहब्बत का एक पहर है। तो सर बहुत अच्छा मुझे आपसे बात करके लगा
और आपके गाने हमेशा बड़े पॉपुलर रहे हैं, अभी भी बहुत पॉपुलर हैं, अभी भी आपके गाने, ये बड़ी बात होती है। मैं कभी पाकिस्तानी चैनल कोई लगाती हूँ तो अभी भी 90s के गाने हमें सुनने को मिलते हैं, उनमें आपके गाने भी हैं, और जो बहुत एक मतलब हमेशा जिंदा रहने वाली ये कुछ सॉन्ग्स हैं जो हमें हमेशा सुनाई देते रहते हैं, और इससे आपका नाम हमेशा रहने वाला है। मैं चाहूंगी सर जब भी कभी आपको मौका मिले तो कुछ ना कुछ जरूर नया गाइए, आपको लोग सुनना चाहते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, हमेशा आप लोगों के दिलों में जिंदा हैं। तो ये बिल्कुल भी ना समझिए कि लोग नहीं सुनने वाले, आपको बहुत एक बड़ी आवाम है। जी, बस ये आपने सही कहा, मुझे कोशिश मैं करूँगा कि अपने आप को ज़रा सोशल मीडिया पे थोड़ा सा बिल्कुल ज़्यादा टाइम दूँ और बिल्कुल कुछ गाने अपने वैसे ही गा के सोशल मीडिया पे अपलोड किया करूँ। बिल्कुल तो बहुत लोग मुझे कहते हैं, मेरे घर वाले भी कहते हैं, लेकिन बस कुछ टाइम की और कुछ समझ नहीं आता कि कब किया जाए, थोड़ा सा टाइम नहीं निकलता। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि अपने फैंस के लिए और मेरे सुनने वाले जो हैं उनके लिए मैं कुछ नया कंपोज करूं, कुछ नई चीज़ें लेके आऊं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, और हम बिल्कुल उस मतलब इंतजार करेंगे इस बात का कि आप लेकर आएं, और आपसे मैं चाहूंगी कि जब भी कभी कुछ नया लेकर आते हैं हम आपसे दोबारा इसी तरह से बात कर सकें इंशाल्लाह ताला। तो जरूर हमें वो मौका मिले। और सर अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, आप अपना मतलब बहुत सारी नेक दुआएं ख्वाहिशात हैं आपके लिए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको आपकी जिंदगी के हर 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 जगह पे आपको कामयाब करें इंशाल्लाह ताला। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया, और आपको भी बहुत मुबारकबाद, और आपको भी मेरी नेक ख्वाहिशात, आपके प्रोग्राम को बहुत तरक्की मिले और आपके लिसनर्स को में इजाफा हो बहुत ज़्यादा, और आपका जो ये रेडियो है बहुत तरक्की करे। सर हमारे कतर के और जितने भी आपके फैंस हैं देखने वाले, उनके लिए कोई खास पैगाम आपका? उनके लिए मैं एक छोटा सा पैगाम अपने गीत की शक्ल में देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इस इश्क में हमने जो खोया जो पाया है, माया है सब माया है, माया है सब माया है, सब ढलती फिरती छाया है। इस इश्क में हमने जो खोया जो पाया है, जो तुमने कहा है फैज़ ने जो फरमाया है। इस इश्क में हमने जो खोया जो पाया है, माया है सब माया है, माया है सब माया है। जबरदस्त है, क्या बात है क्या बात है, बहुत जबरदस्त है सर। मैं बिल्कुल मैं फिर कह रही हूँ कि हम आपका इंतजार करेंगे, आपका हम लाजमी आगे भी आपको सुनना चाहेंगे। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आपको देखेंगे सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।